Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? दोस्तों पिछले कुछ सालों से इंटरनेट में एक ऐसा नाम गर्दिश कर रहा है जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन सदर, अरबपतियों और शाही खानदानों की नींदें हराम कर दी हैं। जी हाँ, जेफरी एपस्टीन एक ऐसा शख्स जो कभी स्कूल टीचर था लेकिन देखते ही देखते वॉल स्ट्रीट का जादूगर बन गया और फिर एक ऐसी हौलनाक साजिश का मरकज जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़मा और आज की वीडियो में हम जज्बात से हटकर सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे। हम समझेंगे कि वो जजीरा क्या था, गैसलीन मैक्सीवेल का क्या किरदार था और सबसे अहम सवाल, क्या इसमें भारत की मोदी सरकार का भी कोई ताल्लुक है। चलिए गहराई में उतरते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मामूली टीचर के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इसने अपना निजी जजीरा और जहाज खरीद लिया। एपस्टीन ने 1970 में न्यूयॉर्क के एक एलिट स्कूल यानी डाल्टन स्कूल में रियाजी पढ़ाया, जहाँ इसे अमीर तरीन खानदानों तक रसाई मिली। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा क्लाइंट लेस्ली वेजनर विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक था, लेकिन माहिरीन का मानना है कि एपस्टीन की असल दौलत इंफॉर्मेशन थी। वो बड़े लोगों को ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस करता जिनकी खुफिया रिकॉर्डिंग्स वो अपने पास रखता। इसे हम ब्लैकमेल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। इसी असर वाला सुख की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने 2002 में इसे एक जबरदस्त इंसान करार दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इससे दूरी इख्तियार कर ली थी। एपस्टीन के पास एक निजी तैयारा था जिसे मीडिया ने लोलेटा एक्सप्रेस का नाम दिया। इसके लॉग बुक्स में बिल क्लिंटन और शहजादा एंड्रयू जैसे नाम दर्ज है। मंजिल क्या थी? लिटिल एस्टी जेम्स। ये अमेरिकी आइलैंड्स में एक निजी जजीरा था जहाँ पब्लिक का दाखिला नामुमकिन था। वहाँ पहुँचने का सिर्फ एक जरिया था, एपस्टीन का प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर। वहाँ लड़कियों को मॉडलिंग In an exhaustive round of personal interviews designed to help our judges discover what makes each one special. You're fighting that reading? Serious, huh? We made money with that. Okay. Thank you very much. The concept that indefinable something extra. You want to pull your hair back one second? Thank you very much. Good luck with tonight. When it came time to choose the 21 finalists, emotions ran high. या मसाज के झांसी में लाकर कैद कर दिया जाता था। कोर्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक लड़कियां 12 से 17 साल की थीं। अक्सर लड़कियां गरीब या टूटे हुए घरानों से थी जिन्हें पैसों का लालच दिया गया। वर्जीनिया जोफ्रे जो इस केस की सबसे बड़ी गवाह है, उन्होंने हल्फिया बयान दिया कि उन्हें 16 साल की उम्र में वहां बेचा गया था। I was 16. I really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect. दोस्तों यहाँ जिक्र आता है गैसलीन मैक्सीवेल का। ये सिर्फ एपस्टीन की दोस्त नहीं थी बल्कि इस पूरे नेटवर्क की ऑपरेटर थी। इसका काम बच्चियों को ढूंढना, इनका एतमाद जीतना है, इनको ग्रूमिंग करना और इन्हें ज्यादती के लिए तैयार करना था। ये ब्रिटिश मीडिया टाइकॉन रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। मैक्सवेल ही वो रास्ता था जिसने एपस्टीन के लिए प्रिंस एंड्रयू और बिल क्लिंटन जैसे बड़े लोगों का दरवाजा खोला। लेकिन इसका असली काम बहुत ही भयानक था। अदालती दस्तावेज बताते हैं कि मैक्सवेल गरीब इलाकों और स्कूल से बच्चों को ढूंढती थी, उन्हें मसाज या मॉडलिंग का लालच देकर एपस्टीन के पास लाती थी। वो उन मासूम लड़कियों का भरोसा जीतकर उन्हें एपस्टीन की हवस के लिए तैयार करती थी। साल 2021 में मैक्सवेल को सेक्स ट्रैफिकिंग के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई और वो आज भी जेल में है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
गैसलीन का बाप रॉबर्ट मैक्सवेल एक बरतानवी मीडिया टाइकून था जिसके बारे में मशहूर है कि इसके इस्राएली एजेंसी मोसाद के साथ गहरे ताल्लुकात थे। कई तज्जियाकारों का दावा है कि एपस्टीन का ये पूरा ऑपरेशन दरअसल एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था ताकि आलमी लीडरों को ब्लैकमेल करके मखसूस पॉलिसियां बनवाई जा सके। अगरचे इसका कोई ठोस दस्तावेजी सबूत नहीं मिला, लेकिन हालात व वाक़यात इस तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, सिस्टम ने एपस्टीन को पहले क्यों नहीं रोका? 2008 में जब फ्लोरिडा में उस पर दर्जनों बच्चों के रेप के इल्जाम लगे, तब उस वक्त के प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एपस्टीन के साथ एक सीक्रेट डील साइन की। नतीजा, एपस्टीन उम्र कैद से बच गया और उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिली, वो भी वर्क रिलीज के साथ। यानी वो दिन भर बाहर ऑफिस में रहता और रात को जेल आता, जिसे बाद में ट्रम्प ने अपनी काबीना में जगह दी। Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. और फिर 2019 में जब इसे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ट्रायल से पहले ही वो अपनी जेल की कोठरी में मुर्दा पाया गया। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि ये खुदकुशी थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा उस रात बंद थे, गार्ड्स सो रहे थे। इसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। क्या ये इत्तेफाक था या किसी बड़े राज को दफन करने की कोशिश? The video was released by the Department of Justice to prove that no one entered Epstein's cell before he was found dead and that he really did take his own life. But it's only fueling more conspiracy theories. दोस्तों, यहाँ एक और अहम बहस जन्म लेती है। एपस्टीन के जजीरे पर जाने वाले ज्यादातर लोग जैसे एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंग या डोनाल्ड ट्रम्प किसी सख्त मजहबी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं थे। स्टीफन हॉकिंग तो खुल्लम खुल्ला के खुदा के वजूद से इनकार करते थे, जो सोशल मीडिया पे बहुत पूछा जा रहा है। क्या इसमें मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी शामिल थे? देखिए दोस्तों, जब 2024 में अदालती दस्तावेजात यानी एपस्टीन फाइल मंजर आम पर आई तो इंटरनेट में एक तूफान आ गया था। लेकिन हकायक क्या हैं? इन हजारों सफ़ात के दस्तावेजात में नरेंद्र मोदी या मोदी हुकूमत के किसी वजीर का नाम मौजूद नहीं है। मोदी साहब का एपस्टीन के जजीर पर जाना, किसी मीटिंग या ईमेल का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फ्लाइट लॉग्स में भी भारत के पीएम का नाम नहीं है। तो ये अफवाह क्यों? दरअसल ये सियासी प्रोपेगेंडा और गिल्टी बाय एसोसिएशन का नतीजा है। ये मानना मोदी साहब की हिमायत नहीं बल्कि फैक्ट बेस्ड ऑनेस्टी है। जब हम बगैर सबूत किसी का नाम लेते हैं तो हम इंसाफ नहीं, सिर्फ नॉइस पैदा करते हैं। अलबत्ता एपस्टीन के एक ईमेल 2017 में दावा किया गया कि पीएम मोदी ने उससे मशवरा लिया और उन्होंने इसराइल में यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए कारकर्दगी दिखाई। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA ने इसे एक मुजरिम की घटिया सोच कहकर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। On the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost. इंडिया का कहना है कि पीएम मोदी और एपस्टीन के दरमियान किसी किस्म का कोई राब्ता मशावरती ताल्लुक साबित नहीं हुआ। अलबत्ता फाइल जाहिर करती है कि 2017 से 2019 के दरमियान अनिल अंबानी और एपस्टीन के दरमियान ईमेल पर बातचीत हुई थी। अंबानी ने व्हाइट हाउस के अहदेदारों के साथ मुलाकातें करवाने के लिए एपस्टीन से मदद मांगी थी। इंडिया के एक और वजीर हरदीप सिंह पुरी का नाम भी फाइल्स में है। उन्होंने 2015 और 2017 के दरमियान एपस्टीन की न्यूयॉर्क वाले घर का कई बार दौरा किया था। उन्होंने वजाहत की है कि ये मुलाकातें सिर्फ कारोबारी और इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में थी। दोस्तों, एपस्टीन फाइल में एक हैरान कुन बात ये सामने आई कि मार्च 2017 में एपस्टीन को मक्का सऊदी अरेबिया में काबा का मुकद्दस कपड़ा किस्वा के टुकड़े तोहफे में दिए गए थे। ये तोहफा उसे तब मिला जब वो पहले ही एक सजा याफ्ता मुजरिम रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर बन चुका था। I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. This was me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. फाइल्स के मुताबिक एपस्टीन ने अपनी रसीद में इस तोहफे का जिक्र किया है। अगरचे तोहफा देने वाले का नाम
पूरी तरह वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये जाहिर करता है कि उसके ताल्लुकात मिडिल ईस्ट के उन ताकतवर हलकों तक थे जहाँ तक रसाई आम आदमी के लिए नामुमकिन है। दोस्तों, एफस्टाइन का निजी आइलैंड ऑफ हॉरर्स एक ऐसी जगह थी जहाँ सख्त कवानीन थे। जजीरे में अक्सर जमा होने वाले जवान ख्वातीन लड़कियां हुआ करती थी जिनको आला लोगों से मिलाया जाता था। अमीर और ताकतवर लोग आते रहते, पार्टी करते या अपने खुसूसी मेहमानों के साथ वक्त गुजारते। एफस्टाइन ने 58 पेज की एक मैनुअल बनाया था। इसमें लिखा था कि स्टाफ कुछ देखे या सुने वो किसी से जिक्र नहीं करेगा। स्टाफ को या नो प्रॉब्लम कहने की भी इजाजत नहीं है। कुछ साबिक मुलाजमीन और गवाहों ने बयान किया कि एफस्टाइन अक्सर ख्वातीन के साथ आरामदा जिंदगी जी रहा था। कुछ लोगों ने ज़ेन लाइक रिट्रीट की तरह बताया, मगर नौजवान लड़कियों की मुसलसल मौजूदगी ने सवाल पैदा किए। एक साबिक मुलाजिम ने बताया कि वहाँ इसने टॉपलेस ख्वातीन की तस्वीरें भी देखी थी और जजीरे पर अक्सर नौजवान लड़कियों की मौजूदगी गैर मामूली थी। अदालत में कई मुतासरीन ने अलनी तौर पर दावा किया कि इन्हें जिनसी ज्यादती के लिए मजबूर किया गया। एक मुतासरा खातून ने बताया कि वो ईस्ट थॉमस के दफ्तर में भी रेप का शिकार हुई, जिसके बाद इसे जजीरे पर वापस ले जाया गया। ये दावे अदालत की फाइल्स में मौजूद हैं और कुछ फरीकीन ने इन मुताल्लाती शवाहिद को अदालत तक पहुंचाया है। एफस्टाइन के बेड के पास हमेशा एक गन रखी जाती थी और टेबल पर $100 की नोट्स खास तरतीब से सजाए जाते थे। स्टाफ को मसाजेस के बाद सफाई करने का हुक्म था, जो कि दरअसल जिनसी तशद्दुद का एक कोड वर्ड था। दोस्तों, सारा रैनसम ने बताया कि जब उस पर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने आइलैंड की एक बुलंद चट्टान शार्क से भरी पानी में छलांग लगा दी थी ताकि वो उस नर्क से बच सके। उन्होंने अदालत में रोते हुए बताया कि वो मरना बेहतर समझती थी बजाय उस जुल्म को दोबारा सहने के। रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक 15 साल लड़की ने भी आइलैंड से भागने के लिए स्विमिंग की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। एक और सर्वाइवर लीजा फेलिप्स ने बताया कि किस तरह उन्हें मॉडल बनाने का लालच देकर आइलैंड पर लाया गया और फिर उनका शोषण किया गया। दोस्तों, एफस्टाइन केस हमें सिखाता है कि ताकत और पैसा किस तरह कानून को मुमकिन नाक बना सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि जब हम मगरिब के गुनाहों की बात करते हैं तो हमें अपने माशरे के गिरेबान में भी झांकना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें आईना देखने की भी जरूरत है। क्या हम सिर्फ एफस्टाइन को बुरा भला कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? बात सिर्फ एक एफस्टाइन की नहीं है, बात इस सोच की है जो ताकत या मजहब की आड़ में कमजोरों का इस्तेसाल करती है। हमें दूर दराज की जजीरों पर नजर रखने के साथ साथ अपने माशरे, अपने मुल्क और अपनी सोच को बदलने की भी जरूरत है। आपका इस मवाज़ने के बारे में क्या ख्याल है? क्या हमें दूसरे मुल्कों के स्कैंडल से ज्यादा अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? जैसा कि एक रिसर्च बताती है कि पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्क में भी बच्चों के खिलाफ जराइम की शरह बहुत ज्यादा है और अक्सर मुजरिम ताकतवर होने की वजह से बच जाते हैं। दोस्तों, एफस्टाइन केस हमें सिखाता है कि ताकत और पैसा किस तरह कानून की मोम की नाक बना सकते हैं। एफस्टाइन एक आदमी था, लेकिन अब्यूज एक सिस्टम है जो हर सोसाइटी में है। जब तक हम सबूतों की बजाय सिर्फ सनसनीखेजी के पीछे भागेंगे, हम असल मसले को हल नहीं कर पाएंगे। एफस्टाइन फाइल एक याद दहानी है कि जब एहतसाब ना हो तो ताकतवर लोग तो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। सच को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, क्या एफस्टाइन ने वाकई खुदकुशी की थी या वो मारा गया? कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो मालूमाती लगी तो उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।